Hello, good morning everybody. Once again, I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगले टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलें या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलें, ठीक है। देखिए, इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक। ऐसा कोई लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इसे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने से हमें बहुत सारा फायदा होता है। आप जानते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक स्पेस का क्रिएशन होता है। इस स्पेस का नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं ना। तो इस जगह को पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। इस जगह को हम पिक्चर बना के दिखाते हैं मेरा कैसा स्पेस बन रहा है। ओके, ऑल्दो इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ माइकल फैराडे, लेकिन इट इज वेरी मच यूजफुल कंसेप्ट। ये कैसे यूजफुल है वो धीरे धीरे आप इस लेक्चर में समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ माइकल फैराडे। इट डज नॉट रियली एग्जिस्ट। ऐसा कोई लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम ड्रॉ करते हैं। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरिकली। अभी हम बताएं कि चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है, इस जगह को पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब देखिए, अब जो तीसरा पॉइंट है, अब डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डिफाइंड एज ए लाइन। ये एक तरह का लाइन है। जो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। हम सीधा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेढ़ा-मेढ़ा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज ए लाइन। कैसा लाइन है ये? तो अलोंग विच, जिस लाइन के अलोंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी वुड टेंड टू मूव। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी अगर आप रखेंगे तो वो चलने की कोशिश करेगा। इफ प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी को रखते हैं और वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी जिधर चलने की कोशिश करेगा, हम पीछे एक पेंसिल लेके खड़े रहें और उसको ड्रॉ करते रहें कि ये किधर भाग रहा है, किधर जाने की कोशिश कर रहा है। वो जिधर जिधर जाएगा हम पेंसिल से ड्रॉ करते चलेंगे और हमें जो लाइन मिलेगा वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। ओके, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखें, उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे देखेंगे कैसे ये काम करेगा। तो मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का हम फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी आप यहाँ रखें, तो इसके चारों तरफ पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ओके, यही वो जगह है जिसके भीतर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इस जगह को पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अब क्या करेंगे? अब Q0 को अलग अलग जगह पे रखेंगे। एक टेस्ट चार्ज बॉडी हम रखें Q0 और देखें कि ये किधर भागने की कोशिश करता है। मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा। यहाँ रखेंगे तो इधर भागने की कोशिश करेगा, यहाँ रखेंगे इधर भागने की कोशिश करेगा, यहाँ रखेंगे इधर भागने की कोशिश करेगा, यहाँ रखेंगे इधर भागने की कोशिश करेगा। तो वो जिधर जिधर भाग रहा है हम एक एक लाइन ड्रॉ करते चले गए। हम लाइन ड्रॉ करते चले गए, इधर भाग रहा है, इधर लाइन ड्रॉ कर लिए, इधर लाइन ड्रॉ कर लिए। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते चलेंगे तो आप देखिए कि इस जगह में एक पिक्चर बन गया। यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया और ये एरो बता रहा है कि वो चार्ज बॉडी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी जो आपने डाला है, वो इस दिशा में भाग रहा है, इस दिशा में मूव करने की कोशिश कर रहा है। ओके,
तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गया। अगर हम इसी तरह चार्ज बॉडी को निगेटिव लें तब क्या होगा? अगर हम निगेटिव चार्ज बॉडी लेते हैं तब आप जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी रखेंगे, अब इसको देखेंगे ये किधर मूव करेगा, तो ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन से इसको इधर की ओर खींचेगा। तो आप जो चार्ज रखेंगे हम कोई भी, तो वो इधर की ओर, जहां भी यहाँ रखेंगे तो इधर की ओर भागेगा, यहाँ रखेंगे इधर की ओर अट्रैक्शन से भागेगा, यहाँ रखेंगे इधर भागेगा। तो अलग अलग जगह पे रखिए और देखिए ये इधर की ओर भागना शुरू कर दिए। ओके, तो जिधर भागता है अब उधर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो यू विल गेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको वही वैसा ही लाइन मिल रहा है जो पॉजिटिव चार्ज की ओर मिला था, लेकिन अब अंतर ये है कि अब एरो का डायरेक्शन जो है वो बदल गया। अब ये चार्ज बॉडी अंदर की ओर भागा जा रहा है, जिधर निगेटिव चार्ज है उधर की ओर ये लाइन भागा जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है। यहाँ से एरो बता रहा है कि इस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स चारों दिशा में निकलता जा रहा है, और निगेटिव चार्ज पे जाके ये लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स जाके खत्म हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम चार्ज बॉडी को रख के, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बॉडी को रखे, वो जिधर भागने की कोशिश करे, हम पीछे से कलम पेंसिल लेके तैयार रहे, वो जिधर जिधर भाग रहा है, जो भी उसके चलने का रास्ता है उस रास्ते को ट्रेस आउट कर ले तो हमें फील्ड लाइंस मिल जाएगा। ओके, तो हमने डिफिनीशन देखा कि फील्ड लाइंस क्या है और फील्ड लाइंस कैसा होगा, ये हमने बता दिया। अब फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन निगेटिव चार्ज। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन निगेटिव चार्ज। अब है सो, अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, इससे कुछ फायदा भी आपको होना चाहिए। अब फायदा क्या होगा देखिए, है तो हाइपोथेटिकल, ऐसा कोई लाइन है नहीं, लेकिन हमें कुछ फायदा होना चाहिए तभी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने से आपको दो फायदा होने जा रहा है। वो फायदा क्या है देखिए, तो पहला फायदा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। आपने जो कर्व ड्रॉ किया है उसके किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, ओके, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। अब जैसे देखिए, आपने पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके चारों तरफ आपने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया। ओके, आपने इसके ड्रॉ कर लिया, हम इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, अब किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, जहां मन है टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन मिला, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये लाइन मिला। तो जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको बता देगा। चलिए, ये पहला फायदा है। आप जैसे ही फील्ड लाइंस देखिए तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, मैं अगर कर्व लाइन बनाता हूं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, यहाँ पे ई की दिशा यहाँ हो गई, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर ले तो इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की दिशा होगी। ओके, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज योर फर्स्ट एडवांटेज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने का ये पहला फायदा हुआ कि आप लाइंस ऑफ फोर्स देख के फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा फायदा क्या होने जा रहा है? दूसरा फायदा होगा, अब वो देखिए, अब लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को हम गिने, काउंट करें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी भी पॉइंट पे आप एक एरिया को डालिए, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक है, और उस एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है उसकी संख्या को काउंट कीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने एरिया को डाला है। ओके, तो ये दूसरा एडवांटेज है कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे हम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को रखें और उससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है उसको काउंट करें, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को बताएगा। अगर ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है तो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इट मीन्स इंटेंसिटी वहाँ पे तगड़ा है, स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या कम हो जाए, ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स अगर डेंसर है, घना है, तो फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर ये रेयर है, कम लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये दो एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं तो। अब देखिए, लाइंस ऑफ फोर्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है जिसको देखें। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। क्यों टच नहीं करना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम एक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किए और एक दूसरा लाइन ऑफ फोर्स इधर ड्रॉ किए और ये दोनों लाइन यहाँ पे जाके क्रॉस कर गया, ठीक है। तो क्रॉस करेगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे आपको दो टेंजेंट मिलेगा। एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो गया इस कर्व पे और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो गया। ओके, E1 और E2 दो टेंजेंट आपको मिला। तो अब यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी की दो दिशा हो गई, ठीक है। अब आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज ये बोलता था कि अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो हम नेट फोर्स इन दोनों के वेक्टर सम से निकालते हैं। बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो नेट रिजल्टेंट सब अलग अलग फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो सबका रिजल्टेंट निकालेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी की एक ही दिशा होनी चाहिए, नेट रिजल्टेंट की जो दिशा है वो। और यहाँ आपको दो डायरेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वायलेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसी कारण से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे वो दोनों लाइन मिलेगा वहां पे आपको दो दिशा संभव होगी फील्ड इंटेंसिटी की, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दो लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस पे जो कंडक्टर है उस पे ये हमेशा नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कोई भी आप सरफेस बनाएंगे जो अगर कंडक्टर का है तो वो हमेशा नॉर्मल होगा। इसको आगे जब हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में देखेंगे ध्यान से। यहाँ देखिए हमने दिखाया है कैसे ये नॉर्मल होता है। तो आप कोई भी सरफेस अगर आप सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर का सरफेस है, इधर एक दूसरा कंडक्टर लिया गया है, तो अब जो लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है यहाँ पे ये हमेशा नॉर्मली आ रहा है। ओके, और यहाँ भी जिस पॉइंट से ये निकलता जा रहा है वो भी पॉइंट, उस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। तो ऑलवेज लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल होगा कंडक्टिंग सरफेस पे। अगर ये हम दो पैरेलल प्लेन सीट अगर रखते हैं तो यहाँ से भी 90 डिग्री पे लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल होगा, ठीक है। क्यों नॉर्मल होगा ये हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स जब सीखेंगे तब। ओके, चलिए अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, कंडक्टर
पे जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के भीतर कोई फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडक्टर इज ए फील्ड फ्री रीजन। ये भी हम आगे सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स करके जब टॉपिक आएगा उसमें सीखेंगे, सेकेंड चैप्टर में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक डिफरेंस बन जाता है। हम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पे देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है, आप अभी सीखे, और निगेटिव चार्ज पे जाके वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाता है। तो यहाँ एक सोर्स है, एक सिंक भी है। सोर्स है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से निकलना है इसको, और सिंक है जहाँ खत्म होना है, टर्मिनल इन पॉइंट है वो आपका निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा, और यहाँ क्लोज लूप नहीं बन रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये लाइंस ऑफ फोर्स कहीं से निकला और घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ चुका है, और ये एक क्लोज लूप बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। यहाँ सोर्स और सिंक है। यहाँ ये पता चलता है कि यहाँ कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है, इट इज ए क्लोज लूप। यहाँ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफर कर जाता है। ओके, चलिए अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। अब जो लाइंस ऑफ फोर्स जो आपने ड्रॉ किया है उसकी संख्या जो है, ये पहले भी आपको बताए हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने चार्ज डाला, बी पॉइंट पे हमने चार्ज डाला। अगर ए पॉइंट का चार्ज ज़्यादा है, ए का चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा, और बी पॉइंट का चार्ज अगर कम है तो यहाँ कम लाइन्स ऑफ फोर्स आके टर्मिनेट करेगा। अब ऐसा क्यों है? तो अब आप सीखे थे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या फील्ड इंटेंसिटी को बताता है, और फील्ड इंटेंसिटी कितना है तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज। आप क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² पढ़े थे। तो अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चार्ज ज़्यादा तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, और फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा तो लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या भी ज़्यादा। इसलिए जो लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है या किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज। ओके, तो यहाँ तक आप समझे। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन्स ऑफ फोर्स इक्विडिस्टेंट है तो हम समझेंगे कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्म है। देखिए ये इक्विडिस्टेंस हम लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, इक्विडिस्टेंट है, सारा लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ केस में इक्विडिस्टेंट नहीं है, ये धीरे धीरे एक्सपैंडिंग है, ये धीरे धीरे आगे फैलता जा रहा है, दूर डाइवर्ज करता जा रहा है। इज इट और नॉट? तो एक केस में हम दिखा रहे हैं इक्विडिस्टेंट और पैरेलल लाइंस, और दूसरे केस में दिखला रहे हैं कि फील्ड लाइंस आपका डाइवर्जिंग है, ये आगे धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ओके, तो अगर ये पैरेलल फील्ड लाइंस है तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? तो पैरेलल फील्ड लाइंस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे हम देखें तो फील्ड इंटेंसिटी का एक ही वैल्यू होगा। ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से अगर एक्सपैंडिंग फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स
आपका रेयरर होता जा रहा है। कितनी संख्या क्रॉस करेगी, ये कम होगा। जितने डेंसर होगा तो वहाँ फील्ड इंटेंसिटी, पहले भी आप सीखे थे कि लाइन्स ऑफ फोर्स अगर डेंसर है तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और लाइन्स ऑफ फोर्स रेयरर है तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम जाएगा। तो x पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर देन y पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी। ओके, x पॉइंट की तरफ यहाँ देखेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस कम है, तो यहाँ डेंसर हो रहा है, और इधर लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है, तो रेयरर होता जा रहा है। तो x पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा y पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब हम लोग अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ड्रॉ करके देखें कि हर सिचुएशन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अब पहला जो केस था पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के लिए, पहला केस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ड्रॉ करें, दूसरा केस में निगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करें। तो ये दोनों ही सिचुएशन आप सीख चुके थे। पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलता है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आप सीखे थे कि हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी को रखेंगे और देखेंगे वो किधर भाग रहा है। तो ये पहला केस हो गया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी के लिए। निगेटिव चार्ज बॉडी के लिए फिगर वैसा ही होगा, केवल एरो की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि अब यहाँ जो टेस्ट चार्ज बॉडी रखेंगे वो अट्रैक्शन से भीतर की ओर भागेगा। तो सेम फिगर बनेगा, केवल एरो बदल देंगे तो निगेटिव चार्ज के कारण हो जाएगा। ओके, तो ये दो केस आप पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले केस को देखते हैं, केस 3 एंड केस 4। अगर फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज इक्वल हो और दोनों पॉजिटिव नेचर का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी एक चार्ज बॉडी हम रखे और यहाँ भी एक चार्ज बॉडी रखे और दोनों इक्वल है। तो आप सीखे हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, तो यहाँ से हमको निकलते हुए दिखलाना होगा। तो लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, तो यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे बीच में अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। इस जगह पे कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं लगेगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो एट दिस पॉइंट द नेट फोर्स विल बी 0। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट या नोडल पॉइंट। ओके, तो हमको बीच में, और ये भी आप सीखे हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा और ऊपर की ओर भाग जाएगा। इस तरह से दोनों से जो पॉजिटिव चार्ज और से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे जाके ये दोनों इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है लाइन्स ऑफ फोर्स, तो दोनों से निकालेंगे, लेकिन बीच में हम एक रीजन छोड़ देंगे नोडल पॉइंट्स के लिए या न्यूट्रल पॉइंट के लिए। ओके, अब दो निगेटिव चार्ज के लिए अगर ड्रॉ करना है तो सेम फिगर बनेगा। अब यहाँ भी हम अगर टेस्ट चार्ज बॉडी को रखते हैं पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन से इधर खींचेगा और ये अट्रैक्शन से इधर खींचेगा, तो फिर रिजल्टेंट 0 होगा। तो बीच में एक न्यूट्रल या नोडल पॉइंट बनाएंगे और सेम फिगर बनाएंगे, केवल एरो हम बदल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है। तो आप तीसरा और चौथा केस देख लिए, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज और 2 इक्वल निगेटिव चार्ज के लिए। अब हम लोग फिर आगे के केस को देखते हैं, केस 5 एंड केस 6। ओके, देखिए केस 5 में क्या है, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल हो और अपोजिट चार्ज हो, मतलब एक डाइपोल का सिस्टम। यहाँ हम प्लस क्यू डाल दिए, यहाँ माइनस क्यू डाल दिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तब क्या होगा, अब आप सीखे हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, तो अब यहाँ से हम निकलते हुए दिखाएंगे, और निगेटिव टर्मिनल पे ये निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करता है, तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और निगेटिव पे जाके ये टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ से हम निकलते हुए दिखला देंगे, और यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जाके टर्मिनेट कर रहा है। ओके,
तो यहाँ टर्मिनेटिंग दिखा देंगे। ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए हो गया। टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 इज ग्रेटर एंड Q2 इज लेस देन, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब जो पहला चार्ज ले रहे हैं इसका वैल्यू ज़्यादा है, ओके, और इसका वैल्यू Q2 का वैल्यू कम है। तो आप सीखे थे कि लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या जो होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि इसका चार्ज ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग निकालेंगे, ओके, इससे ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और इस पे कम लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ से हम लोग कम लाइन्स ऑफ फोर्स निकालेंगे। यहाँ मान लीजिए हम 10 निकाल रहे हैं तो यहाँ से हमें कम ही निकालना होगा, 6-7 निकालेंगे। तो इसका भी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं, इन दोनों में रिलेशन कैसा है उस हिसाब से संख्या भी डिसाइड करेंगे। एक खास चार्ज से एक खास नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर दोनों पॉजिटिव है तो एक बीच में नोडल पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है तो इससे थोड़ा दूर मिलेगा और इसके ये नज़दीक पॉइंट हो जाएगा, ओके। तो अब जो लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो हम थोड़ा दूर जाके लाइन्स ऑफ फोर्स को टिल्ट करेंगे, दूर जाके पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तब जाके ड्रॉ होगा। आप देखे थे पिछले केस में कि अगर इक्वल चार्ज है तो हम ठीक सेंटर में डाले थे। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर दोनों चार्ज इक्वल है आपका तो ये दोनों इक्वल है तो ठीक बीच में हम पॉइंट डाले थे। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो आगे बढ़ा देंगे, ये स्ट्रॉन्गर है तो इधर बढ़ा देंगे, ओके। तो इस तरह से हम टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज है जब Q1 इज लेस देन Q2, यहाँ Q1 बड़ा था, अब Q2 अगर बड़ा है तो तब Q2 बड़ा है तो अब नोडल पॉइंट को इससे है सो दूर कर देंगे और इसके नज़दीक कर देंगे। तो सेम फिगर बन रहा है, केवल ये नोडल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो ठीक सेंटर में होगा और जो स्ट्रॉन्गर होगा उससे ये दूर होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करके देखें। चलिए, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आप अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे ये आज सीख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग इसकी संख्या को गिनने के लिए एक टेक्निक निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आप इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ को सीखेंगे जिसको हम लोग गॉसेस लॉ के नाम से जानते हैं, ओके। वो कूलॉम्स लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ है जिसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं, जिसके बारे में आप आगे डिटेल सीखेंगे, ओके। थैंक यू।